नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। हमारी खास प्रोग्राम बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बड़ी बहस में चर्चा करेंगे भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े के खेल पर। बीते 2 दिन में प्रदेश से 2 अलग अलग मामले सामने आए। पहला मामला पंचकुला में बुढ़ापा पेंशन को लेकर सामने आया। दरअसल ये पूरा मामला धांधली का है। उधर दूसरा मामला करनाल से रिश्वतखोरी का सामने आया। आए दिन ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं, जहां कभी एसीबी का एक्शन है तो कभी सीएम फ्लाइंग की टीम का छापा, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचारियों और फर्जीवाड़े का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा। पंचकुला पुलिस ने विधवा पेंशन बनवाने के मामले में अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उधर जिला कल्याण विभाग की जांच से पता चला था कि कुछ लोग फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर विधवा पेंशन ले रहे हैं। मामले की जांच में सामने आया कि एक महिला ने बताया कि राजेंद्र कुमार नाम का शख्स पेंशन बनवा देगा, लेकिन 5 से 7 महीने की पेंशन के पैसे खुद लेगा। मामले का खुलासा होने पर करनाल के रहने वाले आरोपी राजेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में एक और आरोपी का नाम सामने आया, जिसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब दूसरा जो मामला है वो मामला जो है वो भी करनाल से जुड़ा हुआ है। दरअसल हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड के चीफ इंजीनियर महेंद्र सिंह को एंटी करप्शन ब्यूरो ने 2 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। लाइसेंस और पेंडिंग बिल जारी करने के एवज में रिश्वत की मांग की गई थी। 5 करोड़ के बिल पास कराने को लेकर मांगी गई रिश्वत के मामले में ठेकेदार की शिकायत पर हरियाणा मंत्री बोर्ड कार्यालय से ठेकेदार को 26 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। 27 जुलाई को आरोपी इंजीनियर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दोनों ही मामले भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े से जुड़े हुए हैं। जहां एक तरफ पारदर्शिता के बड़े बड़े दावे किए जाते हों, वहां सिस्टम में सेंधमारी करने वाले ऐसे जालसाज भी सामने आ ही जाते हैं। ऐसे में बड़ी बहस में सवाल यही है कि इन जालसाजों पर कैसे कसी जाए लगाम। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने एक शिकायत दर्ज करवाई थी कि सन 2022 में कि तराईपुरानी इलाके में कुछ महिलाओं के साथ उनके कागजों के साथ हेर फेर हुआ है और उनकी गलत ढंग से पेंशन लगी है। इस मामले में जांच करने पर पाया कि राजेंद्र सिंह नाम का आदमी, जिसके पिता जो ना स्वर्गीय सूरज सिंह करनाल का रहने वाला है, उसने लोग महिलाओं को बर्ग ला करके उनकी पेपर लेकर के गलत तरीके से उनकी पेंशन लगवाई। जो पेंशन लगी के बाद जब जाँच में मामला सामने आया तो ये भी पाया गया कि 2012 में भी एक करनाल के अंदर ऐसे ही फर्जीवाड़ा था जिसमें भी इसकी संलिप्तता थी। तो अभी राजेंद्र को हमने गिरफ्तार कर लिया, पुलिस रिमांड पर चल रहा है। जो इसके साथ और अन्य साथी थे या किस तरह से काम करता था, कहाँ से डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा था, वो चीज़ अभी हमारी जांच का विषय है, उस पर जांच हमारी चल रही है। तो आपने सुना, दरअसल पुलिस अधिकारी की ओर से बताया गया है कि जांच जारी है और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनसे भी पूछताछ की जा रही है। सवाल यही है कि आखिर ये जो जालसाजों का खेल है वो इतनी सख्ती के बाद भी कैसे चल रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है। कुछ सवाल हैं इंडिया न्यूज के, उन सवालों पर एक नजर, उसके बाद करेंगे चर्चा इस पूरे मामले पर। आज सवाल नंबर 1, फर्जी पेंशन के खेल में कौन कौन शामिल है? आखिर कौन कौन ऐसे लोग हैं जो कि इस पूरे जालसाजी के मामले में शामिल हैं, जिनके नाम उजागर हो सकते हैं? सवाल यह भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सख्ती के बावजूद आखिर क्यों बेखौफ हैं भ्रष्टाचारी? ऐसे लोगों में क्यों जरा सा भी खौफ नहीं है सिस्टम का? सवाल यह भी है कि सरकारी सिस्टम में जालसाजी के खेल पर रोक कब लगेगी? ये जो पूरा जालसाजी का खेल है, आखिर ये पूरा खेल कब रुकेगा? पूरी तरह से कब हम ये समझ पाएंगे कि अब सिस्टम में सेंधमारी नहीं हो रही है? क्योंकि सवाल ये भी बनता है कि सिस्टम की सेंधमारी पर कैसे लगेगा पूर्ण विराम? ये पूर्ण विराम जो है वो पूर्ण लगाम जो है वो कैसे सिस्टम की जालसाजी पर लगेगा? ये अपने आप में गंभीर सवाल है। सवाल ये भी है कि घूसखोरों पर क्यों बेअसर है कानूनी शिकंजा? हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता प्रवीण अत्रे हैं। अत्रे साहब, आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही हैं। विद्रोही जी, आपका स्वागत है। इनेलो से रजवंत डाहिनवाल हमारे साथ हैं। प्रवक्ता रजवंत साहब, आपका स्वागत है। प्रवीण अत्रे जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं। सख्ती बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बाद भी आखिर इन जालसाजों के हौसले बुलंद कैसे हैं? इसके पीछे का क्या कारण आप लोग मानते हैं और इनके समाधान की दिशा में क्या कदम उठा रहे हैं?
देखिए गुप्ता जी, पहली बात तो ये है कि आप भी इस बात को स्वीकार करते हैं और जनता भी स्वीकार करती है कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने पहले दिन से शुरू की और सरकार लगातार सख्त है भ्रष्टाचार के प्रति, ये हम साफ तौर पे देख भी रहे हैं। जी। अब विषय आ जाता है ऐसी काली भेड़ों का, जो लोग अपने इन गलत कामों की वजह से, या यूं कहिए जो भ्रष्टाचार का प्रयास करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है गुप्ता जी कि जैसे ही कोई व्यक्ति अपनी ताकत या अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने का प्रयास करता है, भले ही वो सरकारी कर्मचारी हो, सरकारी अधिकारी हो या कोई भी व्यक्ति, सरकार तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेती है, उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। जिसका उदाहरण जो दो विषय आपने बताए कि रिश्वत लेने का प्रयास में पकड़े गए, 2 लाख रुपए की रिश्वत लेने की कोशिश हो रही थी, और दूसरा आपने जो बताया कि जाली पेंशन बनाने का जो प्रयास था। चाहे सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की बात करें, एंटी करप्शन ब्यूरो की बात करें, विजिलेंस, मतलब सरकार की एजेंसियां लगातार इस बात के ऊपर सख्त कदम उठा रही हैं कि प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब इसके ऊपर घोषणा की थी कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी से काम करेगी, तो टोल फ्री नंबर तक जारी किए थे कि अगर किसी व्यक्ति को कहीं पे ऐसी कोई जानकारी मिलती है कि कोई भी कर्मचारी या अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त है, तो उसकी जानकारी दी जाए। नतीजा आपके सामने है गुप्ता। अब जो आदमी 2 लाख रुपए की रिश्वत लेने का प्रयास कर रहा था, तो जो पीड़ित था उसने जानकारी दी, तभी कार्रवाई करके उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से फिर एक बार अपील करूंगा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, अगर किसी भी तरह का भ्रष्टाचार करने का प्रयास करता है तो उसकी शिकायत कीजिए, सरकार उसके ऊपर काम करेगी, तुरंत कार्रवाई करेगी, जैसा कि हम लगातार देख भी रहे हैं। ठीक है। और हरियाणा के अंदर जी गुप्ता जी। ठीक है सर, मैं लौट रहा हूं आपके पास। वेद प्रकाश विद्रोही जी, सख्ती हो रही है और अत्रे साहब ये भी कह रहे हैं कि जनता भी जागरूक है, चूंकि शिकायत भी कर रही है, लेकिन फिर भी इन जालसाजों के हौसले बुलंद कैसे हैं? सवाल मैंने अत्रे साहब से भी यही पूछा था। इसके पीछे के कारण आप क्या समझते हैं? गुप्ता जी, आपको, भाई प्रवीण अत्रे जी को, भाई रजत दहनवाल जी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। मुझे सुनकर हंसी आई। हमारे भाई अत्रे जी कह रहे हैं कि खट्टर साहब की जीरो टॉलरेंस नीति, ऐसी जीरो टॉलरेंस नीति है कि विगत 8-9 सालों में 31 बड़े घोटाले हुए, जिन्होंने मुख्यमंत्री ने स्वयं एसआईटी जांच की नियुक्ति की, और एक भी एसआईटी की जांच रिपोर्ट आज तक नहीं आई, और एक भी गठित एसआईटी के कारण किसी अधिकारी को दंडित किया गया। और सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि घोटाले मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में सबसे ज्यादा हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ही ट्रांसफर करने वाले, मुख्यमंत्री ही नियुक्ति करने वाले, और जब उनके ही क्षेत्र में भ्रष्ट अधिकारी वो स्वयं नियुक्त कर रहे हैं, तो आप सहज अनुमान लगा लें कि हरियाणा में भ्रष्टाचार कितना है। पकड़ने की नौटंकी होती है, और वो इसलिए होती है ताकि भ्रष्टाचार को जामा पहनाया जा सके कि हम बड़े ईमानदार हो गए, जबकि अधिकारियों की नियुक्ति भारी मोटा माल लेकर की जा रही है, और ये सारा खेल भाजपा संघी नेता कर रहे हैं। और सबसे बड़ा आश्चर्य की बात मैं आपको बताऊंगा, जो हमारे डीजीपी विजिलेंस हैं, उनके खिलाफ खुद भ्रष्टाचार का केस है सीबीआई में, और हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। सरकार ने हाई कोर्ट से राहत मांग रखी है, सरकार ने लिखित आवेदन कर होता क्या है, जिसके खिलाफ जांच होती है वो आवेदन करता है, पर यहां तो खट्टर सरकार ने ही आवेदन कर राहत मांग रखी है कि डीजीपी शत्रु कपूर को भ्रष्टाचार आरोप में गिरफ्तार ना किया जाए, उन्हें अग्रिम जमानत दी जाए। जिस सरकार की यह हालत, जिसका डीजीपी विजिलेंस भ्रष्टाचार में लिप्त हो, वो सरकार भ्रष्टाचारी होगी। लास्ट बात, किसी भी विभाग में आप चले जाइए, किसी भी आम आदमी से पूछ लीजिए, भारी भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार को कवर अप करने के लिए कहीं कहीं ये नोटंकियां गिरफ्तारी की हो रही। ठीक है, अत्रे साहब आऊंगा, एक बार रजवन जी से जवाब ले लूं, फिर एक साथ आप दोनों का जवाब दीजिएगा। रजवन दहनवाल जी, अत्रे साहब कह रहे हैं कि सख्ती बहुत है, जनता भी जागरूक है। विद्रोही साहब कह रहे हैं कि दरअसल प्रशासन ने ही चूल्हा उड़ रखा है, ये जालसाजी जो है वो उन्हीं की वजह से हावी है। आपको भी क्या ऐसा लगता है? नहीं, प्रशासन की इतनी हिम्मत कहाँ पे है कि वो सरकार के खिलाफ कोई काम करे, और अगर सरकार के खिलाफ कोई काम कर रहा है तो खुद सरकार को ये मान लेना चाहिए कि अधिकारी उनके बेलगाम हो चुके हैं, उनका अधिकारियों के ऊपर कोई लगाम नहीं है। या ये कह सकते हैं, दूसरी बात ये आती है कि अधिकारी कहीं ना कहीं अपने जो
शीर्ष शाखाओं के दम पर और इस प्रकार के जो घपले घोटाले कर रहे हैं, और जहां पर पोल खुलती है उनको कहीं ना कहीं उनको गिरफ्त में लेने का काम करता है। लेकिन आप एक चीज देखिए, छोटी मछलियां जरूर फंस रही है, बड़े मगरमच्छ नहीं आ रहे हैं। बड़े मगरमच्छ की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से जो नेताएं हैं या हम ये कह सकते हैं मंत्री हैं, इनके सबके ऊपर आरोप लगे हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए का जो घोटाला हो रहा है, उनको तो कहीं ना कहीं दबाने का काम किया जाता है। कारण कि अगर उनको गिरफ्तारी दिखाकर जो बड़े लोग हैं उनको रोका जाता है। जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, हरियाणा की जनता के साथ मजाक करते हैं, लेकिन आज हरियाणा की जनता समझ चुकी है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जो भ्रष्टाचार है उसका एक अलग से लेवल बढ़ गया। और वो लेवल क्या बढ़ा है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, 1 मिनट में बताना चाहूंगा कि पहले कोई भी काम अगर 100 रुपए में होता था तो अब वही काम 500 में होने लगा। सिर्फ किस वजह से कि बोला नहीं भाई सख्ती बहुत ज्यादा हो रही है। इस सख्ती के नाम से भ्रष्टाचार बढ़ा है। कोई एक सिंगल विभाग, अत्रे साहब बैठे हैं, एक सिंगल विभाग बता दीजिए जिसमें यह कहे कि यहां पर भ्रष्टाचार नहीं है। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं हर विभाग की मैं बाकायदा रिपोर्ट दूंगा, चाहे हम फरीदाबाद के नगर परिषद, नगर निगम, नगर पालिकाओं की बात करें या हम हॉस्पिटल की बात करें जहां पर मेडिकल की वो करें, मेडिकल जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाया जाता है, डॉक्टर्स की बात करें, आईसीडीपी सहकारिता विभाग की बात करें। यानी आपका ये कहना है कि तमाम ऐसे विभाग हैं जहां पर इस तरीके की भ्रष्टाचार कमियां हैं, अगले बात जब आप आओगे तो मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगा कौन कौन से जिले में क्या समझ गया। अब अत्रे साहब से हम जवाब भी ले लेते हैं, क्योंकि जवाब भी जानना बहुत जरूरी है ना, चर्चा ही हम इसलिए कर रहे हैं अत्रे साहब जवाब दें। अत्रे साहब बताइए, ये बड़े मगरमच्छ का जो जिक्र कर रहे हैं आपके विरोधी नेता, और अब आप सोचिए कि कोई फर्जी पेंशन बनवा दे। आप कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रॉपर्टी आईडी दरअसल लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है इस आईडी के नाम से, वहां पर भी घपला हो रहा है। तो इस तरीके की चीजें आखिर क्यों सामने आ रही हैं? देखिए, पहली बात फर्जी पेंशन बनाने की कोशिश की गई और सरकार ने तुरंत कार्रवाई करके गिरफ्तार कर लिया। एक तो एग्जाम्पल है ये जी। अब दूसरा सुनिए, जब 2016 में मनोहर सरकार ने डीबीटी हरियाणा में लागू किया था, मतलब जो भी सरकार की योजनाएं हैं, जो सामाजिक न्याय की योजनाएं हैं, जो पात्र व्यक्ति है उसका पैसा उसके खाते में सीधा जाएगा, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन थी, चाहे वो कोई सब्सिडी थी। जैसे ही डीबीटी लागू किया तो गुप्ता जी आपको याद होगा 3.25 लाख ऐसी पेंशन पता चलती है जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं थे लेकिन उसके नाम से पेंशन जा रही थी। ये स्थिति थी हरियाणा की मनोहर सरकार आने के पहले जी। एक तो वो सरकार जिसके कार्यकाल के अंदर 3.25 लाख पेंशन जा रही है जो लोग इस दुनिया में नहीं है, वो पैसा किसकी जेब में जा रहा है आप समझ सकते हैं। दूसरी तरफ ये सरकार कि एक व्यक्ति बुढ़ापा पेंशन फर्जी बनाने का प्रयास करता है और सरकार तुरंत उसको गिरफ्तार कर लेती है। ये अंतर है पहले की सरकारों में और वर्तमान सरकार। दूसरी बात ये कहते हैं कि साहब घोटाले हुए लेकिन मगरमच्छ नहीं पकड़े। अप्रैल और मई के 2 महीनों की एक छोटी सी जानकारी देता हूं गुप्ता जी, जिसके अंदर एंटी करप्शन ब्यूरो उसने कार्रवाई करके 6 गजटेड ऑफिसर और 10 कर्मचारी अप्रैल और मई 2 महीनों में उनकी गिरफ्तारी की। ये वो सरकार है जिसने डिप्टी डायरेक्टर स्तर के अधिकारी को जैसी सरकार को पता चला कि पद का दुरुपयोग हो रहा है तुरंत कार्रवाई करके गिरफ्तारी कर ली जी। जिस बार बार एक बात जो कहते हैं विपक्षी मित्र के साथ घोटाला हो गया, एक तरफ तो ये मान रहे हैं कि जैसी घोटाले का आरोप लगा मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी का गठन कर दिया जांच के लिए, खुद हमारे विरोधी मित्र ने माना। अब एसआईटी की जांच के अंदर जिन कर्मचारियों जिन अधिकारियों के नाम सामने आए सरकार ने तुरंत उसके ऊपर काम किया। ये बात हमारे मित्र जो है वो जनता से छुपाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि वर्तमान सरकार ने जैसी भ्रष्टाचार के ऊपर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई तो सबसे ज्यादा पीड़ा किसको होगी गुप्ता जी? जो लोग भ्रष्टाचारी हैं, जो लोगों के चरित्र में भ्रष्टाचार। एक चीज और अत्रे साहब मैं आपसे समझ रहा हूं, फिर इस सवाल को मैं विद्रोही जी के पास भी लेकर जाऊंगा, क्योंकि आप लोग हाईटेक कर रहे हैं लेकिन हुड्डा साहब कह रहे हैं कि जो भी पोर्टल जितने भी आप लोग खोल रहे हैं हम सरकार में आएंगे तो उनको बंद कर देंगे। ये सब लोगों को सिर्फ भ्रमित करने का काम है और लोग इनको समझ नहीं पा रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि हाईटेक होने से ये भ्रष्टाचार कम हो रहा है, लेकिन विरोध आपके जो विरोधी नेता वो कह रहे हैं कि ये बढ़ रहा है? नहीं भाई, ये भी समझना पड़ेगा गुप्ता जी, तकनीक का उपयोग करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लूप होल थे जी, जो सुराख थे जिनके जरिए अक्सर भ्रष्टाचार होता था, उन लूप होल्स को बंद किया और बंद करने के लिए तकनीक का सहारा लिया जी। उसके अंदर हमने पोर्टल्स भी बनाए। अब मैं एक उदाहरण देता हूं छोटा सा। हरियाणा प्रदेश के अंदर
जब मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल सरकार ने बनाया, जिसके अंदर किसान भाई जो है वो अपना ब्यौरा दर्ज करते हैं कि उन्होंने कितने एकड़ के अंदर गेहूं लगाया या कितने एकड़ में सरसों लगाई, वो उसमें ब्यौरा दर्ज करते हैं। और उसके हिसाब से फिर वो मंडी में जब फसल लेके आते हैं, तो मान लीजिए किसी ने 10 एकड़ में गेहूं लगाया और 1 एकड़ की एवरेज उस साल की 25 क्विंटल है, तो यानी कि 250 क्विंटल गेहूं वो मंडी में लाएगा और 250 क्विंटल गेहूं उसका सरकार एमएसपी पे खरीद लेगी। इससे पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 7,000 करोड़ रुपए की गोश्त परचेज होती थी गुप्ता जी। गोश्त परचेज आप समझ सकते हैं कि हरियाणा के किसान की फसल नहीं है, कहीं से कहां से फसल आती थी, कहां वो एमएसपी पे बिकती थी, सरकार का पैसा किसकी जेब में जाता था। लेकिन जैसे ही मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल सरकार ने बनाया, उसका लाभ सीधा किसको हुआ? हरियाणा के किसान को। मतलब सरकार का पैसा किसको मिलना शुरू हुआ? हरियाणा के किसान को। नतीजा एक उदाहरण देता हूं छोटा सा। 2014 की जो आखिरी परचेज थी गेहूं की, जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, विद्रोही जी से पूछिएगा कि कितनी सरकार ने एमएसपी गेहूं परचेज की। जो 54 लाख मीट्रिक टन की परचेज थी, वो मनोहर जी के सरकार के अंदर आते ही 74 लाख मीट्रिक टन कैसे हो गई? वो 20 लाख मीट्रिक टन कैसे बढ़ गया? वो 20 लाख मीट्रिक टन इसलिए बढ़ा कि हरियाणा प्रदेश के किसान का गेहूं तो बिकता नहीं था, ये घोस्ट परचेज के नाम पे कागजों में हेराफेरी करके जो एमएसपी पे पैसा था वो ले लिया जाता था। अब जब सरकार ने इस पे बंदिश लगाई, तो हरियाणा प्रदेश के किसान का एक दाना बिकना शुरू हुआ एमएसपी पे। विद्रोही जी को हंसी आ रही है आपकी बात पर, विद्रोही जी को हंसी आ रही है आपकी बात पर, और दिल में तकलीफ है। जवाब भी ले लेते हैं सर, जवाब भी ले लेते हैं, क्योंकि विद्रोही जी अत्रे साहब का ये कहना है कि दरअसल जो अच्छे काम हो रहे हैं उनसे आपको तकलीफ है और इसलिए आप लोग विरोध कर रहे हैं, जबकि जीरो टॉलरेंस की बात जो मुख्यमंत्री करते हैं उस पर अमल भी किया जा रहा है। मुझे हंसी इसलिए आ रही है, अत्रे जी को और भाजपा के साथियों को असत्य बोलते जरा भी झिझक नहीं होती। कल आप देखिए, हमारा सच तो इनको असत्य लगता है, सर, मैं प्रमाणित कर रहा हूं, मैं आप पर ही प्रमाणित कर रहा हूं। करिए कल ही अत्रे जी एक डिबेट में मेरे साथ थे। कल मैं डिबेट में कहीं भी आया ही नहीं, कल आए थे आप? नहीं था। अरे प्रभु, मैं कल डिबेट में था। अरे नहीं था, अरे जनता टीवी में थे कल आप मेरे साथ। अरे कल मैं डिबेट में नहीं था भाई, मेरे साथ थे आप जनता टीवी में। ठीक है, चलिए सर, अरे परसों होंगे, आप आगे रखिए बात। कल डिबेट नहीं की भाई, कल मैं बिजी था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कभी होंगे सर, रखी बात तो रखिए, आगे बढ़िए विद्रोही जी। अब देखिए, जो आदमी ऐसा झूठ बोल सकता है, बताइए क्या करें? ठीक है, आप मुद्दे पर आते हैं प्लीज विद्रोही जी। सुनने को तैयार नहीं है। नहीं विद्रोही जी, जब आप यहाँ झूठ बोलना शुरू कीजिए, मैं कहना क्या चाहता हूँ सुन तो लीजिए। चलिए विद्रोही जी, आइए मुद्दे पर आइए। विद्रोही जी, झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। अरे आई मुझे बड़ी तकलीफ होती है यार। ठीक है, चलिए चर्चा में क्या हुआ सर बता दीजिए आप। मैं वीडियो भेजूंगा आपका अभी। ठीक है, हो गया सर, अब मुद्दे पर आइए। ठीक है अत्रे साहब, प्लीज थोड़ा सा रुकिए। विद्रोही जी, आप मुद्दे पर आ जाइए सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं उस पर आइए। सुन तो लीजिए, परसों थे, कल नहीं थे, परसों, देर से भूल हो गई। किस चीज पर थी साहब? क्लर्कों पर। इन्होंने कहा, बड़ी बेशर्मी से कह दिया, पंजाब में, हिमाचल में और राजस्थान में हरियाणा से कम पे ग्रेड है। आज ये मुख्यमंत्री जी का बयान आया है, पंजाब में बराबर है और हिमाचल में और हरियाणा में ना, राजस्थान में ज्यादा है हरियाणा से। और उन्होंने कहा कि भाई यूपी में 21,700 है, हम यूपी के बराबर देने को तैयार हैं। इसका भी जवाब दूंगा। आज ही मुख्यमंत्री का बयान है, तो ये इस तरह झूठे आंकड़े देते हैं। मैं अभी बता दूंगा। दे दिया, कांग्रेस के जमाने में 54 लाख करोड़ थी, मैं कह रहा हूँ 64 लाख है। और अभी पिछले दिनों ही आया था। आप दूसरी डिबेट में आएंगे तो मैं प्रमाण साथ लाके ला दूंगा। ठीक है, चलिए मैं ठीक है यार, पराग जी का जवाब दे दूं, इनके नंबर आए जब दे देना यार। तीसरी इन्होंने कहा जीरो टॉलरेंस। मैं आपको बताता हूं, एक एसआईटी का उदाहरण दूंगा। ओवरलोडिंग 120 करोड़ के घोटाले में 6 डीसी पकड़े गए। 6 डीसी का नाम था और कई आरटीए का नाम था, शायद 7-8 का। आईएएस अफसर थे, एक के खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं हुई। तहसीलदारों के खिलाफ घोटाला व रजिस्ट्री घोटाला, एक भी तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। गुड़गांव के अंदर दुनिया भर के जमीनों के घोटाले सामने आ रहे हैं, एक आईएएस अफसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। हाँ, 2 के खिलाफ हुई, वो उनके खिलाफ हुई जिनकी शत्रुजीत कपूर से व्यक्तिगत लड़ाई है। अब अपनी व्यक्तिगत, चलिए आज एक सेकंड सर, हाँ। इन्होंने मेरी बात पूरी नहीं करने दी। कैडर की लड़ाई चल रही है, कैडर पोस्ट की। हाँ। कुछ कैडर आईएएस पोस्ट पर आईपीएस को बैठा रखा है।
इसलिए उनको दबाने के लिए लड़ाई हो रही है। और मैंने बेसिक सवाल उठाया है, जो डीजीपी शत्रुजीत कपूर स्वयं भ्रष्टाचार में आरोपी है, उसकी अग्रिम जमानत के लिए हरियाणा सरकार हाईकोर्ट में क्यों गई? ठीक है, एक जवाब अत्रे साहब से पहले ले लेते हैं, उसके बाद में रजवन जी आपके पास आ रहा हूं। ठीक है, देखिए अब पहली बात, ठीक है विद्रोही जी आप सुन लेते हैं, चूंकि समय कम बचा है। ठीक है विद्रोही जी, अब समय भी कम बचा है, सुन लेते हैं प्लीज। ठीक है अत्रे साहब, संक्षेप में रखिएगा। मैं हाँ संक्षेप में इनके झूठ का मैं जवाब देता हूं। देखिए इन्होंने कहा कि शत्रुजीत कपूर की अग्रिम जमानत के लिए सरकार कोर्ट में गई। यहाँ पे वकील बैठे हैं रजवन जी से पूछ लीजिएगा कि मेरी जमानत के लिए क्या कोई तीसरा आदमी कोर्ट में जा सकता है, क्या उसको कानून अधिकार है? पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हालांकि मैं जनता टीवी पे डिबेट में नहीं था कल, लेकिन चलिए इन्होंने कहा, मैंने 2 दिन पहले जनता टीवी पे ये कहा था कि हरियाणा के अंदर लिपिक बंधुओं को पंजाब से ज्यादा वेतन मिल रहा है। मैंने वहां तथ्यात्मक ये बताया कि पंजाब के अंदर कोई भी कर्मचारी है उसको पहले 3 साल बेसिक सैलरी मिलती है, पहले 3 साल। ग्रेड हरियाणा में भी 19,900 का है, पंजाब में भी 19,900 का है, लेकिन पहले 3 साल पंजाब के क्लर्कों को 19,900 ही मिलते हैं। हरियाणा के अंदर प्रोबेशन पीरियड 6 महीने के बाद ग्रोस सैलरी मिलनी शुरू हो जाती है। ये मैं वहां कह रहा था कि हरियाणा से कम मिलता है पंजाब में, और जाके चेक कर लीजिए कि पहले 3 साल कितना पैसा मिलता है, और पंजाब के क्लर्कों को ग्रोस क्या मिलता है एक बार विद्रोही। ठीक है सर, मैं अब इस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन आज वीडियो भेज देता ठीक है, हाँ भेजिए, वो तो वही क्लियर हो गई। चलिए अब रजवन जी की बात सुन लीजिए। रजवन जी ठीक है, विद्रोही जी अब थोड़ा सा रुकिए सर, आपको बताऊंगा प्लीज। ठीक है अत्रे साहब और विद्रोही जी थोड़ा सा रुक जाइए। देखिए डाइनवाल जी इंतजार कर रहे हैं आप लोगों का, आप लोगों के रुकने का इंतजार कर रहे हैं, उनकी बात भी सुनिए, समय कम बचा है। ठीक है सचिव पद छोड़ देंगे, चलिए बहुत संक्षेप में। ठीक है सर, हो गया विद्रोही जी प्लीज सर, प्लीज विद्रोही जी अत्रे साहब प्लीज थोड़ा सा रुकिए, अब आप थोड़ा सा रुक जाइए सर। ठीक है हो गया, प्लीज डाउन करिए, नहीं ऐसे नहीं होगा ना सर, प्लीज। रजवन जी को आप सुन लीजिए, बहुत देर से अपनी बात भी रखना चाह रहे हैं वो। ठीक है विद्रोही जी प्लीज सर, हो गया, आप बस करिए सर, धैर्य रखिए थोड़ा प्लीज। ठीक है चलिए रजवन जी को सुन लेते हैं। ठीक है ठीक है विद्रोही जी, रजवन जी को सुन तो लीजिए। ठीक है ये तो एडवोकेट बता देंगे। ठीक है अत्रे साहब हो गया, अब आऊंगा समय होगा तो मैं अब क्लियर कर देता हूँ इस चीज के लिए। रजवन जी करिए। जी मैं एक चीज बता देता हूँ कि सरकार को वहां पर अगर एजी हरियाणा या सरकार की तरफ से कोई भी अगर व्यक्ति वहां पर जाता है, अगर बेल के लिए मैं भी अगर जाऊंगा तो सरकार उसमें जवाब देगी। अगर वो सरकार उसमें पार्टी होती है तो सरकार की तरफ से तो सरकारी वकील होते हैं, जी हरियाणा है ही है, लेकिन वो चीजें हमारा यहाँ पर मुद्दा नहीं है। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, भ्रष्टाचार की अगर हम बात कर रहे हैं तो अत्रे साहब बैठे हैं, बड़े ही चतुराई से इन चीजों को जवाब में इनका चाहूंगा कि कितनी चतुराई दिखाते हैं, क्योंकि मैं आंकड़ों के आधार पर बात करूंगा थोड़ा सा। 3 अप्रैल 2017 से 13 अगस्त 2021 के बीच में 64,577 रजिस्ट्रियां हुई, जिसको लेकर जो 7A के अंदर कंट्रोल एरिया की रजिस्ट्री हुई, जबकि बिल्कुल बैन थी, वहां पर रजिस्ट्री हुई। और इस मामले को उजागर हुआ तो 800 अधिकारियों के विषय, जिसमें 133 सब रजिस्ट्रार थे, 97 संयुक्त सब रजिस्ट्रार थे, 156 क्लर्क और 400 पटवारी थे। एक तो उस मामले में इन्होंने शोकाज दिया, आज तक वो मामला दबा पड़ा है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसमें बड़ी मछलियां आने का डर बना हुआ है। दूसरी चीज, एक फरीदाबाद जो निगम का घोटाला था 200 करोड़ का था, जहां पर 1 रुपया भी नहीं लगा, और वहां पे खुद सीएजी ने माना, कैग की रिपोर्ट आई थी जहां पर 184 करोड़ का घोटाला उन्होंने माना। जब इतनी बड़ी अमाउंट वहां पर करोड़ों रुपए का गबन होता है, जो लाख 10 रुपए का होना था उसको अनहांस करके 175 लाख का यानी 1.25 करोड़ का कर दिया। ये किसकी सरकार में हुआ है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। मेरे को 1 मिनट का समय देगा, मैं 2-4 चीजें बता दूं। 1 मिनट। एक चीज, अंबाला कैंट में एनडीसी जारी करते हुए इनका ईओ गिरफ्तार हुआ। इनके एमई सोहन सिंह रेवाड़ी की मैं बात करूं तो एमई वो एनडीसी के मामले में, उनके फादर एसपीओ है, वो एनडीसी के मामले में, इनका ईओ अभय सिंह यादव वो भी एनडीसी। ठीक है सर, अब चूंकि समय खत्म हो रहा है, बहुत जल्दी से जवाब भी ले लेता हूं मैं, चूंकि फिर जवाब के लिए समय नहीं बचेगा। अत्रे साहब बहुत संक्षेप में रखिएगा, बहुत संक्षेप में। आप कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस है, लेकिन मंशा पर ही सवाल उठा रहे हैं रजवन जी। जब अगला व्यक्ति बता रहे हैं कि ईओ गिरफ्तार हुआ, रजवन जी बता रहे हैं कि आज वही व्यक्ति दोबारा कैसे आ गया? वही
एक व्यक्ति चलिए सर, आज समय मुझे इतनी इजाजत दे रहा है, बहुत शुक्रिया। प्रवीण अत्रे जी आपका बहुत शुक्रिया, वीर प्रकाश जी आपका, रजवंत साहब आपका बहुत शुक्रिया आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो जनता को दिक्कत ना हो और इन घोटालेबाजों को, इन जालसाजों को सजा मिले, इस तरह की उम्मीद इंडिया न्यूज हरियाणा भी करता है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम से अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।